आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में चर्चा कर रहे हैं विभिन्न ग्रंथों की, जिनमें हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री प्राप्त होती है और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और उनके नामकरण और उस संबंध में जो प्रमुख कवियों को शामिल किया गया है हिंदी साहित्य की सामग्री के रूप में, उनके संबंध में जो विचार विभिन्न विद्वानों के इतिहासकारों के रहे हैं, उस संबंध में हम पूर्व में चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करेंगे। ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति के नाम की जगह पर जो आप शीर्षक देख रहे हैं वो एक संस्था है, और ये संस्था एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कोई बता सकता है इस संस्था की स्थापना कब हुई और किसने की? 1893 में किसने की इसकी स्थापना? श्याम सुंदर दास। चलिए, श्याम सुंदर दास और उनके दो मित्र थे। तीनों साथियों ने मिलकर के नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की 1893 ईस्वी में, और इस सभा के द्वारा 1953 में 17 भागों में हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास की योजना बनाई गई। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई थोड़ा सा परिवर्तन है चीज़ों में, बात को और थोड़ा गहराई में जाकर के समझाया जा रहा है, तो कहीं आप ऐसा नहीं हो कि उसको 17 भाग मान लें। यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये जो योजना बनी थी सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक ग्रंथ की, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ठीक है, उसकी योजना बनी 17 भागों में, वो प्रकाशित किया जाएगा। 1953 में ये योजना बनाई गई, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना थी और प्रत्येक खंड या प्रत्येक भाग को अलग अलग विद्वानों के द्वारा संपादित किया जाना था, लिखा जाना था, लेखक मंडल बना दिए गए, संपादक मंडल बना दिए गए, और एक बहुत बड़ी योजना थी ये हिंदुस्तान भर के लिए, और उसके लिए 17 जो विषय थे वो भी निर्धारित कर लिए गए। लेकिन 20 साल बीत गए और कई भागों में कार्य शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। 17 भागों में से अनेक भाग जो थे वो बिल्कुल अनछुए रह गए थे, और अनेक जो लेखक और संपादक थे उन्होंने इसमें कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई, और इसलिए अनेक बार इसकी मूल योजना में परिवर्तन हुआ, संपादक लेखक मंडल में भी परिवर्तन हुआ, और 1957 से लेकर के 1984 तक ये प्रकाशित होते रहे 17 भाग। माफ कीजिए, 17 भाग प्रकाशित नहीं हो पाए और बाद में केवल 16 भागों का प्रकाशन हुआ। पहले 17 भागों की योजना थी, लेकिन 16 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग की जो भूमिका है वह देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें लिखी, और जो प्रथम भाग था वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें थोड़े से करेक्शन कर लीजिए अपने तथ्यों में कि 1953 में ये योजना बनी 17 भागों में, 1957 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, और 1984 में जो इसका अंतिम भाग था वो प्रकाशित हुआ, और कुल 16 भागों में ये प्रकाशित हुआ। अनेक जगह पर आपको 17 और 18 भाग लिखे हुए मिलेंगे, और जो इसके भाग हैं उनके नाम भी अलग अलग मिल जाते हैं कई बार, क्योंकि नामों में भी कई बार परिवर्तन हुआ, ठीक है। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई इसके प्रकाशन में और उन्होंने इसकी भूमिका लिखी। इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है, जिसमें रीतिबद्ध जो काल खंड है, रीतिकाल का, उत्कर्ष काल जो काव्य से संबंधित है, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, ये 3 जो कालखंड हैं ये डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा संपादित हैं। जो लोग डॉक्टर नगेंद्र के महत्व को समझना चाहते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने इस एक बहुत विशाल जो योजना बनाई गई साहित्य के प्रकाशन की, उसमें अपना सर्वाधिक योगदान इन्हीं का माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र का, इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ का जो स्थूल ढांचा है, मतलब मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है, मोटी मोटी संरचना जो है, वो शुक्ल जी के इतिहास पर ही आधारित है। जिस तरह से शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को चीज़ों में बांटा है, कालों में बांटा है, उसी तरीके से उसी स्थूल ढांचे को, उसी संरचना को स्वीकार किया गया है, और काल विभाजन जो किया गया है वो इस तरह से किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या ये वास्तव में काल विभाजन नहीं है, ये भागों के नाम हैं। यहाँ 16 भाग हैं आपके सामने, ये 16 भागों के नाम हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडेय ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास नामक जो ग्रंथ बना, यानी कि जो दूसरा भाग है इसका, हिंदी भाषा का विकास, वो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। आप जानते हैं धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य कोश नाम से इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन भी किया है। हिंदी साहित्य का उदय और विकास करुणापति त्रिपाठी के द्वारा
प्रकाशित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1400 विक्रमी संवत तक ये जो आदिकाल है उसी को हिंदी साहित्य का उदय और विकास कहा गया है। 1400 विक्रमी संवत तक जो आदिकाल है उसकी समय सीमा मानी गई है। उसके बाद आप देख रहे होंगे भक्ति काल। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के दो अलग अलग भाग बनाए गए। 1400 से 1700 विक्रमी संवत तक का समय भक्ति काल का माना गया है। प्रथम भाग जो था इसका निर्गुण भक्ति का वो परशुराम चतुर्वेदी, और दूसरा सगुण भक्ति का जो है वो दीनदयाल गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया। रीतिकाल को भी यहाँ पर दो भागों में व्यक्त किया गया है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने अभी हमने पढ़ा ऊपर कि रीतिकाल का जो रीतिबद्ध खंड है वह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। 1700 से 1900 विक्रमी तक ये रचना मतलब इसमें काल विभाजन के रूप में रीतिबद्ध और रीति मुक्त है वो 1700 से 1900 तक को स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान कहा गया है भारतेंदु काल को। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है, हालांकि इस रचना से इतना गहरा प्रश्न कभी नहीं पूछा गया, लेकिन यदि पूछ लिया जाता है तो भारतेंदु काल को अभ्युत्थान काल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की। ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का परिष्कार जो दूसरा भाग है आधुनिक काल का वह द्विवेदी काल के रूप में जाना जाता है, और 1950 से 1975 तक इसका समय सीमा मानी जाती है। सुधाकर पांडे ने इसका संपादन किया है। उत्कर्ष काल, जिसे हम छायावाद काल भी कह सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये संपादित किया गया है। उत्कर्ष काल में नाटक यानी कि छायावादी काल में जो नाटक का पूरा परिदृश्य है वो स्पष्ट होता है 11वें खंड में, 11वें भाग में। सावित्री सिन्हा, दशरथ ओझा और एक नाम और आता है इसमें लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने इसका संपादन किया है। कथा साहित्य में निर्मला जैन, डॉक्टर निर्मला जैन, इनका काव्य शास्त्र का ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कथा साहित्य का संपादन किया 12वें खंड का। इसके बाद समालोचना निबंध पत्रकारिता का जो 13वां खंड है वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने संपादित किया है। अद्यतन काल हरवंश लाल शर्मा ने संपादित किया है। 15वां जो खंड है इस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। 15वां जो खंड है वो प्रकाशित होने में नहीं आ रहा था, पहले इसकी कुछ और भूमिका थी, संभवतः वो भाषा और विज्ञान से संबंधित कोई या शब्द और विज्ञान इस तरह का कोई एक खंड बनाया गया था जो प्रकाशित नहीं हो पाया, और डॉक्टर नगेंद्र ने फिर 15वें खंड के रूप में आंतर भारतीय हिंदी साहित्य नाम से ग्रंथ लिख करके इसमें प्रस्तुत किया। और 16वां जो है हिंदी का लोक साहित्य, ये आप बार बार इसके बारे में चर्चा सुनेंगे। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी के लोक साहित्य के बारे में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ 16वें भाग के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये प्रश्न एक बार, ये 16 भागों का प्रश्न एक बार आरपीएससी पूछ चुकी है, क्योंकि 17 और 18 नाम मिलते हैं, इस वजह से लोगों में भ्रम होता है। अब यहाँ मैं एक बार फिर से चलता हूँ और आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 16 खंड हैं, ये सारे के सारे आपको याद करना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे पहले मैंने बताया डॉक्टर नगेंद्र ने 3 ग्रंथों का इसमें संकलन किया है, संपादन किया है। ठीक है, रीतिबद्ध, उत्कर्ष काल, और उसके बाद जो 15वां खंड है जिसका नाम आता है आपके सामने आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, ये इन्होंने किया है। इसके अलावा एक हिंदी का लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन का, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, और कुल ये बात महत्वपूर्ण है कि 16 खंड हैं इसमें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ का कोई महत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, और हिंदी साहित्य में इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को इकट्ठे करने के उद्देश्य से ही इसका महत्व हमें समझ में आता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इस ग्रंथ का महत्व यत्र तत्र बिखरी, इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने तक सीमित है। कोई बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ का महत्व नहीं है। और कमियां देखें तो इतने बड़े ग्रंथ में पहली बात तो यही कमी है कि ये 23-24 साल तक प्रकाशित ही नहीं हो पाया, और बड़े समस्याएं आई इसके प्रकाशन में। 1984 में जाकर के इसका आखिरी भाग प्रकाशित हुआ। अलग अलग विद्वानों के द्वारा संपादन करने के कारण शैली की एक रूपता नहीं रह पाई है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि शैली जो होती है वो व्यक्तित्व का प्रकाशन करती है, किसी भी रचना में वो व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है, और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग हो जाता है तो वहां पर शैली की एक रूपता रहना संभव नहीं है। ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाने के कारण अलग अलग शैली आपको देखने को मिलती है। एक और ग्रंथ की बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व
जो हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक इतिहास नाम से जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में इन्होंने लिखा। लेखक के अनुसार, लेखक ने स्वयं कहा है कि इस ग्रंथ में मैंने 5 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, और ये 5 तत्व वही 5 तत्व हैं जिनके बारे में हमने बात की थी जब हम इतिहास का अर्थ समझ रहे थे वहां पर। तो सृजना शक्ति, लेखक की सृजना शक्ति, किसी एक क्षेत्र विशेष की परंपरा, किसी एक क्षेत्र विशेष की तात्कालिक भावभूमि, पृष्ठभूमि, उस समय का वातावरण, समकालीन परिस्थितियां, उनके बीच में उत्पन्न होने वाला द्वंद्व, और लेखक द्वारा अपनी रचना के माध्यम से जो समन्वय का प्रयास किया जाता है, इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया। इन 5 तत्वों के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जहां हमने इतिहास के अर्थ की बात की थी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने काल विभाजन किया है, और यहां ये बात देखने की है कि ये किसी एक तिथि विशेष से काल विभाजन करते हैं। आदिकाल की जो शुरुआत है वो 1184 ईस्वी से मानते हैं। यहां पर भी ईस्वी में तिथियां हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि गणपति चंद्र गुप्त जी के काल विभाजन पर बहुत ज्यादा गहरी बात नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ये 1184 जो है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आगे बात करेंगे। 1184 से इन्होंने आदिकाल की शुरुआत मानी है। इन्होंने, इनका जो मन था, इनका जो मत था वो ये था कि वो ये कहना चाहते थे, इस काल को प्रारंभिक काल कहना चाहते थे। लेकिन तब तक आदिकाल नाम इतना प्रचलित हो चुका था कि यदि प्रारंभिक काल ये कह भी देते तब भी बहुत लोग इसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए इन्होंने ये बात स्पष्ट लिखी है अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और अध्ययनकर्ताओं की सुविधा के लिए इसे आदिकाल कहना ही ठीक होगा, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है आदिकाल। इन्होंने, आप जानते हैं, विकासवादी नाम दिए हैं। ये आदिकाल और प्रारंभिक काल दोनों ही विकासवादी नाम है। इसी तरह से जो भक्ति काल है इसको इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है, ये एक विकासवादी नाम है। शुक्ल जी ने भी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दिया है अपने विकासवादी नामों में। और यहाँ पर इन्होंने जो समय सीमा मानी है 1857 ईस्वी तक मानी है। 1857 ईस्वी से ये आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं, और आज तक को ये मानते हैं आधुनिक काल ही। ठीक है, इसका महत्व देखिए क्या है। जो मैं बता रहा था आपको कि 1184 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, तो वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि 1184 ईस्वी में एक रचना लिखी गई थी शालिभद्र सूरी के द्वारा, और वो रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना से ये हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, क्योंकि ये भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक या कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और उसी रचना से ये हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, प्रारंभ मानते हैं, और आदिकाल का आरंभ भी वहीं से ये स्वीकार करते हैं। इन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि मैंने सभी कालों में 3 प्रकार के साहित्य को शामिल किया है। वो 3 प्रकार का साहित्य कौन सा है? धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। देखिए, साहित्य 3 ही तरह से लिखा जाता है, या तो धर्म के आश्रय में, यानी कि जो धार्मिक रचनाएं हैं वो धर्म के आश्रय में लिखी जाती हैं। जो राजाओं की वीरता, प्रशंसा, श्रृंगार आदि की रचनाएं होती हैं, जो उनके मनोरंजन के लिए लिखी जाती हैं, उन्हें उत्साह दिलाने के लिए लिखी जाती हैं, वो सब राज्याश्रित रचनाएं होती हैं। और जो धर्म और राज्य दोनों से मुक्त होकर के केवल लोक चेतना से अनुप्राणित होकर के जो लिखी जाती हैं वो लोकाश्रित रचनाएं होती हैं, जैसे अमीर खुसरो की पदावली, जैसे संदेश रासक, जैसे वसंत विलास। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये सभी कालों में मिला करती हैं, धर्माश्रित रचनाएं भी, राज्याश्रित रचनाएं भी, लोकाश्रित रचनाएं भी। इन्होंने ये प्रयास किया है कि सभी कालों में इन तीनों प्रकार की रचनाओं को शामिल किया जाए। जबकि हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो वीर गाथा काल है उसमें धर्माश्रित रचनाओं की अवहेलना की है। उन्होंने जो नाथ, सिद्ध और जैन साहित्य है उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा मान करके हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया आदिकाल में, और फिर भक्ति काल में पूरी तरह से धर्माश्रित रचनाओं को ही शामिल किया, इन रचनाओं को शामिल नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्ल जी का जो झुकाव है किसी एक या किन्हीं 2 प्रकार की जो विचारधाराएं हैं या धाराएं हैं जो साहित्य की, उनकी तरफ रहा है। लेकिन इन्होंने ये प्रयास किया है कि सभी प्रकार का जो साहित्य है वो इतिहास में शामिल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने शुक्ल जी के द्वारा मध्यकाल में जो प्रतिपादित काव्य धाराएं थी, मध्यकाल में आप जानते हैं कौन कौन सी थी। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने, आप जानते हैं मध्यकाल में, भक्ति काल में जो 4 काव्य धाराओं की वो बात करते हैं, निर्गुण भक्ति,
काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, उसमें सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ठीक है, तो इस तरह से वो 4 काव्य धाराओं की बात करते हैं यहां पर। लेकिन ये जो है गणपति चंद्रगुप्त इसके अलावा भी कुछ काव्य धाराएं और भी बताते हैं। मैथिली गीति परंपरा, जिसमें ये विद्यापति को मध्यकाल में शामिल करते हैं, जबकि आप जानते हैं शुक्ल जी जो हैं वो विद्यापति को आदिकाल के कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। वो बात हम आगे भी पढ़ेंगे। रासो काव्य परंपरा जो आगे तक चल रही थी, आदिकाल से आगे जो चल रही थी, उस रासो काव्य परंपरा को भी इन्होंने भक्ति काल में शामिल किया है। इसीलिए इन्होंने अपने काल को भक्ति काल नाम नहीं दिया है, इस काल को भक्ति काल नाम नहीं देकर के मध्यकाल नाम दे दिया है। ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ये ऐतिहासिक चरित्र जो काव्य परंपरा है वो भक्ति काल में चलती रही और रीति काल तक ऐतिहासिक काव्य हमें मिलते हैं ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा में, जैसे सूदन ने सुजान चरित्र लिखा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐतिहासिक पात्रों के आधार पर जो चरित्र काव्य लिखे गए वो भी हमें मध्यकाल में मिलते हैं, इसीलिए इन्होंने अलग से खंड बनाया उसका। रसिक भक्ति काव्य परंपरा, आप जानते हैं राम भक्ति काव्य परंपरा में रसिक भक्ति काव्य परंपरा मिलती है, जहां पर राम भक्ति में श्रृंगारिक भावनाओं को शामिल कर लिया गया था। यहाँ जब राम भक्ति में श्रृंगारिक भावनाओं का समावेश हो गया, जिसकी शुरुआत हम अष्टयाम से मानते हैं, तो इस तरह की जो अग्रदास के अष्टयाम से हम रसिक भक्ति काव्य परंपरा की शुरुआत मानते हैं, जो रसिक भक्ति काव्य परंपरा है उसके लिए इन्होंने एक अलग से खंड बनाया है, अलग से एक काव्य धारा को स्थान दिया है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे नए जो प्रयास हैं इनके देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। हालांकि ये सारी बातें आपको याद रखने की नहीं है, लेकिन बस शुक्ल जी के ग्रंथ को सामने रख करके हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि ये ग्रंथ किस तरह से शुक्ल जी के ग्रंथ से अलग है। आप देख रहे हैं फिर आगे राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा जो है, जो हमें शुक्ल जी के काव्य में मिलती है, इतिहास में मिलती है, उसकी जगह पर इन्होंने पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और पौराणिक गीति काव्य परंपरा नामों का प्रयोग किया है। 2 अलग खंड बनाए हैं। जो सगुण भक्ति काव्य परंपरा है उसमें इन्होंने राम परंपरा और कृष्ण परंपरा नाम के खंड नहीं बनाए हैं, इन्होंने रखा है पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और पौराणिक गीति काव्य परंपरा। इनका स्पष्ट मत ये है कि राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा कह देने से इस काल में जो और देवता थे जिन पर ग्रंथ लिखे जा रहे थे, गणेश स्तुति की गई है, दुर्गा स्तुति की गई है, शिव जी की स्तुति की गई है, विष्णु जी की स्तुति की गई है, तो क्या भक्ति काल में फिर इन रचनाओं को कहां स्थान दिया जाएगा यदि केवल राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में रख दिया जाएगा तो उनकी अवहेलना हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये देखा कि इस काल में, भक्ति काल में 2 तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं, या तो प्रबंध काव्य परंपरा मिलती है या गीति काव्य परंपरा मिलती है। राम काव्य में ज्यादातर प्रबंध काव्य परंपरा का प्रयोग किया गया है और कृष्ण काव्य में गीति काव्य परंपरा का प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने राम भक्ति काव्य के साथ जहां जहां प्रबंध काव्य परंपरा के कुछ और ग्रंथ मिले भक्ति से संबंधित, उनको इस खंड में रख दिया है, और जो रचनाएं ऐसी हैं जो ईश्वर से संबंधित हैं, भक्ति की भावना से संबंधित हैं, लेकिन वो गीति काव्य की हैं, तो उन्होंने इस दूसरे खंड में उनको रख दिया है। इस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया है कि केवल राम और कृष्ण को लेकर के ही अध्ययन नहीं किया जाए या उसका विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए, बल्कि इस काल में जितने भी भक्ति ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो किसी भी देवता से संबंधित हैं, उनको शामिल करने का प्रयास इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। तो इस तरह से एक नया दृष्टिकोण, एक नई बात हमें देखने को मिलती है इस ग्रंथ में। कुछ कमियां भी हैं इस ग्रंथ की। कमियां विशेष रूप से यही है कि इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना मान लिया है, जबकि वह रचना भी अपभ्रंश से प्रभावित दिखाई देती है, अपभ्रंश से छूटी नहीं है। इन्होंने 1184 ईस्वी कहा भी इसलिए था क्योंकि ये मान रहे थे कि इससे पहले की जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश के प्रभाव से प्रभावित हैं और वो जो रचनाएं हैं वो अप्रामाणिक हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जिसे हिंदी का पहला कवि माना है, या जो शालिभद्र सूरी हैं उनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको जब ये हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं तो वह रचना भी अपभ्रंश से अछूती नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका ये जो मत है ये बहुत ठीक मत नहीं है, ये एक छोटी सी कमी है। यूं इन्होंने अपने ग्रंथ को बहुत प्रयास करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ आपके सामने रख दिए हैं, हालांकि इसमें से आपको कुछ ही याद करने हैं, बहुत सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन
मेरा ये उद्देश्य है कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे, और जहां जहां प्रश्न जिस तरह के पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, सबसे ज्यादा तो इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिलान टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सी रचना किस कवि की, किस इतिहास लेखक की है, तो इस तरह से वो मिलान करवा लेते हैं परीक्षा में। तो आपको उसी दृष्टिकोण से याद करना है। बहुत ज्यादा इन रचनाओं के सन संवत नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सन संवतों के आधार पर, हालांकि मैंने रख दिया है, लेकिन फिर भी आप इनके सन संवत याद करने के फेर में मत पड़िएगा, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा भारी आपके लिए हो जाएगा। तो सन संवत इन रचनाओं के पूछे नहीं जाते हैं। नेट के विद्यार्थियों के लिए क्रम वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां इस तरह के ये जो क्रम है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। महेश दत्त शुक्ल से हमने इसको शुरू किया है। भाषा काव्य संग्रह 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था, भाषा काव्य संग्रह। इसमें कुछ कवियों के काव्य संग्रहों को और फिर बाद में कुछ कवियों के जीवन चरित्र का भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ये ग्रंथ इसीलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि ये शिव सिंह सरोज से भी पहले का ग्रंथ है और उसी प्रेस से छपा था जिस प्रेस से शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। तो हालांकि इस ग्रंथ के बारे में बहुत बात किसी कवि ने नहीं की है या किसी इतिहासकार ने नहीं की है, और इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को उतना महत्व नहीं दिया है। शायद इसमें जो सामग्री है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो महेश दत्त शुक्ल का ये जो भाषा काव्य संग्रह है, नाम से पता चल रहा है कि काव्य का संग्रह है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसमें नहीं अपनाया गया होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया होगा, काल विभाजन, नामकरण आदि की बातें यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। पादरी एडमिन ग्रीव्स का ग्रंथ है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसमें 5 काल हैं। धार्मिक काल को 2 वर्गों में बांटा गया है, साथ ही हिंदी के भविष्य पर भी एक सुंदर अध्याय लिखा गया है। केवल मिलान टाइप प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है। एफ ई के नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लिखा है, और ये ग्रंथ मतलब 100-150 पृष्ठों का ही एक हिंदी साहित्य का इतिहास है। और जब हम राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये जो ग्रंथ है वो एडमिन ग्रीव्स के ग्रंथ से कुछ ज्यादा वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसमें हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया गया है कि किस तरह से हिंदी जो है विकसित हुई है, तथा हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया गया है। मूल रचना मुझे प्राप्त नहीं हुई, नहीं तो मैं जरूर बताता कि किस तरह से काल विभाजन का आधार बनाया गया है। और इतना कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, केवल नाम महत्वपूर्ण है, आप नाम याद कर लीजिएगा FEK का, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। वियोगी हरि का जो ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, इसका नाम शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में रखते हैं, और इसको वियोगी हरि के ब्रज माधुरी सार को वो श्रेय देते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने इस ग्रंथ से कुछ सामग्री अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में ली है। ये ग्रंथ जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी की प्रेरणा से लिखा गया है, और इसमें ब्रज भाषा के 26 कवियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के नाम ही ब्रज माधुरी सार है, तो ब्रज भाषा के ही 26 कवियों का विवरण है। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कोई गहरा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यदि इसका नाम आप याद कर लें तो इतना ही पर्याप्त आपके लिए रहेगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श में कुछ निबंध हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, उनके संकलनों के रूप में यह ग्रंथ प्रस्तुत हुआ है। नाम ही महत्वपूर्ण है और कोई बात इससे नहीं पूछी जाती है। लाला सीताराम का ग्रंथ मैंने रख दिया है यहाँ पर, लेकिन ये ग्रंथ भी, इसके बारे में भी मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रश्न पूछा गया है। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। गंगा प्रसाद सिंह ने एक ग्रंथ लिखा है हिंदी के मुसलमान कवि, तो इन्होंने 152 मुस्लिम कवियों को ढूंढा है और उनके विवरण अपने ग्रंथ में दिए हैं। गौरीशंकर द्विवेदी का सुकवि सरोज, ये ज्यादातर मिलान टाइप वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, और ये ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रंथ में सबसे पहले तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विचार करते हुए सोरो को इनका जन्म स्थान बताया तुलसीदास का। तो जो आप देखते हैं सोरो और राजापुर के बीच में जो विवाद चलता है वो गौरीशंकर द्विवेदी के बाद ही विवाद उत्पन्न हुआ होगा, ऐसी मेरी संभावना है। बाबू श्याम सुंदर दास ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी भाषा और साहित्य। वास्तव में तो ये 2 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, या 2 रचनाएं लिखी थी, या 2 निबंध लिखे थे, हिंदी भाषा और साहित्य। फिर बाद में दोनों को मिला करके हिंदी भाषा और साहित्य नाम से इन्होंने 1930 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा। बाबू श्याम सुंदर दास वही हैं
जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, वही बाबू श्याम सुंदर दास हैं जिन्होंने हिंदी शब्द सागर लिखने की योजना बनाई। ठीक है, और हिंदी के बड़े आलोचक माने जाते हैं प्रारंभिक चरण में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से भी पहले। हिंदी कोविद रत्नमाला की बात हम कर चुके हैं पहले, यहाँ पर दोबारा से लिख दिया गया है, कोई उतनी ही बात महत्वपूर्ण है जितनी हम पहले कर चुके हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जो रचना लिखी है उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। केवल नाम ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इसके बारे में एक जानकारी रख दी गई है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा। पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे, उन व्याख्यानों के परिवर्धित रूप को उन्होंने 1930 में प्रकाशित करवाया हरिओद जी ने। कोई बहुत ज़्यादा रचना, केवल नाम महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत शास्त्री का ग्रंथ कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ FEK के ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें महत्वपूर्ण है। रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ के नाम जैसा ही लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा भ्रमित भी हो सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और उसमें शुक्ल जी का नाम न हो और इनका नाम हो नीचे, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही ग्रंथ लिखा है। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे लोगों ने इसी नाम से ग्रंथ लिखे हैं। यह ग्रंथ इससे पूर्व लिखे गए सभी ग्रंथों से विस्तृत आकार का ग्रंथ था, इसीलिए इसका थोड़ा सा महत्व है, और ये बात हमें राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक इतिहास में मिलती है। कृष्ण शंकर शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शांतिप्रिय द्विवेदी के 2 ग्रंथ हैं, ये वास्तव में उनके निबंधों के संकलन हैं, जो हम आलोचना और निबंध में जब जाएंगे, जब हम हिंदी के गद्य साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पर कवि और काव्य और युग और साहित्य की बात हम करेंगे, यहां पर उसका इतना महत्व नहीं है। इंद्रनाथ मदान ने लिखा है एक ग्रंथ जो कि पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने PhD के शोध ग्रंथ के रूप में लिखा 1939 ईस्वी में, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इंद्रनाथ मदान का नाम इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अंग्रेजी से संबंधित ग्रंथ है। मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के इतिहास को सामने लाने का इन्होंने बड़ा प्रयास किया है, और इनके 3 ग्रंथ हैं, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है इनका। इसके अलावा राजस्थान का पिंगल साहित्य। तो राजस्थान के संबंध में कुछ ग्रंथ आ जाएं कभी तो मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के ही हैं, और राजस्थानी भाषा और उसके इतिहास पर इन्होंने बहुत गहरा चिंतन किया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के बारे में पूर्व में बात हो चुकी है, इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा जो कि तासी के ग्रंथ के अनुवाद स्वरूप लिखा गया था, ये बात आपको पूर्व में बता दी गई है। इनका एक और ग्रंथ मिलता है, वो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रजरत्न दास का एक ग्रंथ मिलता है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ग्रंथ। आगे चलते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का जो ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में अनेक बार चर्चा होती है। बाकी एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, आधुनिक साहित्य है, ये उतने महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सिद्ध साहित्य का संकलन किया गया है। सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य के सामने रखने का जो श्रेय है वो बड़े प्रामाणिक ढंग से इन्होंने उसका शोध किया, अध्ययन किया, और हमारे देश के आसपास जितने क्षेत्र हैं जो बुद्ध संस्कृति से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी इन्होंने यात्राएं की, और वहां जाकर के अपने जीवन का एक बड़ा लंबा समय इन्होंने सिद्ध साहित्य की खोज में लगाया। और हिंदी काव्यधारा वह ग्रंथ है जिसमें सरहपा आदि जो सिद्ध जो रचनाकार हैं उनके काव्य की झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। हिंदी का लोक साहित्य आप जानते ही हैं, किस ग्रंथ के 16वें खंड के रूप में प्रकाशित हुआ? हाँ जी, हिंदी साहित्य का लोक साहित्य किस ग्रंथ के 16वें खंड के रूप में प्रकाशित हुआ? ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के रूप में यह ग्रंथ 16वें खंड के रूप में प्रकाशित हुआ। आपको जानकारी है ही, माइक बंद कर दीजिए। माता प्रसाद गुप्त, इनकी रचना है हिंदी पुस्तक साहित्य, 1945 में प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ एक अपने आप में बड़ा अनूठा ग्रंथ था, और साहित्य से जुड़े हुए जितने भी तमाम तरह की धाराएं हैं उन सब का अपने समय तक जितनी भी रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं और उनके रचनाकारों और उनके संबंध में जानकारी उपलब्ध, संक्षेप में जानकारी उपलब्ध कराने वाला एक ग्रंथ है। रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इसे आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है। बीजक का मतलब होता है एक सूची, ठीक है, एक लिस्ट जिसमें हम अपने आय व्यय का ब्यौरा लिखते हैं कोई व्यापारी, उसी तरह का एक बीजक जिसमें इन्होंने
सूची उपलब्ध करवाई है कि कहाँ से हिंदी साहित्य शुरू होता है और किस रचनाकार ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, और कहीं कहीं बीच बीच में इन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की हैं। तो ये एक बड़ा भारी भरकम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में राम कुमार वर्मा जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। बाबू गुलाब राय, आप जानते हैं, शुक्ल जी से प्रेरित है इनका हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में जिनको कठिनाई होती है वो सुबोध इतिहास को पढ़ सकते हैं, और बड़ा सरल भाषा में लिखा गया है विद्यार्थियों को समझाने के दृष्टिकोण से। भगीरथ मिश्र के बारे में आप जानते हैं कि वो काव्य शास्त्र पर इनकी अच्छी पकड़ है, और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की इनकी पुस्तकें आती हैं, और इसीलिए इन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास की रचना की है। यहाँ पर ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इतिहास आ रहा था तो इसीलिए यहाँ पर इसको शामिल कर लिया गया है। भगीरथ मिश्र का नाम काव्य शास्त्र के संबंध में बहुत उल्लेखनीय है। डॉक्टर नगेंद्र के दो ग्रंथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके पास होगा, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के नाम से प्रकाशित होता है, संपादित किया है केवल इन्होंने, और इनके खुद के साथ इसमें बहुत सारे रचनाकारों के आलेख हैं जिसको संकलित करते हुए ये हिंदी साहित्य का इतिहास बनाया गया है। और आपके पास होगा तो आप देखें, उसके प्रथम पृष्ठ पर ही ये सूची है कि कौन सा खंड किस विद्वान ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका नाम का एक बहुत भारी महत्वपूर्ण ग्रंथ ये इनके द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ग्रंथ के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। टीकम सिंह का हिंदी वीर काव्य के बारे में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। शिवदान सिंह चौहान का ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य की खड़ी बोली के साहित्य को शामिल किया है। शुरुआती जो 80 साल हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, खड़ी बोली के 80 वर्षों का साहित्य इन्होंने वर्णन किया है शिवदान सिंह चौहान जी ने। तो ये 80 वर्ष का मतलब है यहाँ पर खड़ी बोली के साहित्य से। इन्होंने ये माना है अपने इस 80 वर्ष ग्रंथ में कि तुलसी और सूरदास का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य नहीं है, क्योंकि वो देशी भाषाओं में है, वो क्षेत्रीय भाषाओं में है, वो ब्रज में है, अवधी में है, लेकिन वो खड़ी बोली में नहीं है, और हिंदी जो है वो खड़ी बोली पर आधारित है। इसीलिए इन्होंने खड़ी बोली के साहित्य का विवरण अपनी इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है 1954 में। धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य ग्रंथ, ये एक बार कॉलेज लेक्चरर 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य किसकी रचना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है, और ये भी 3 खंडों में प्रकाशित हुआ 1959 में, और विभिन्न विद्वानों के सहयोग से प्रकाशित हुआ, और केवल संपादक के रूप में धीरेन्द्र वर्मा का नाम यहाँ पर मिलता है, और अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अध्यायों के, मतलब एक ग्रंथ में भी जो अलग अलग अध्याय होते हैं उनको भी अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विद्वानों ने तैयार किया। तो इस तरह से 3 खंडों में ये एक बड़ा भारी भरकम ग्रंथ हिंदी जगत के पास मिलता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया आरपीएससी में। हिंदी साहित्य का अतीत, ये वो ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध जो काव्य परंपराएं मिलती हैं वो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा ही दी गई हैं, उनकी संकल्पना इन्होंने ही दी है। तो इसलिए हिंदी साहित्य का अतीत जो है 2 भागों में, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की बात हम पीछे भी करते हुए आए हैं, और साहित्य का इतिहास दर्शन, ये अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य के बारे में और साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके लिए किस तरह की बातें जरूरी होती हैं, उसको बताने का इन्होंने अपने इस ग्रंथ में प्रयास किया है। अनेक बार पीछे भी हम इस पर बात करते हुए आए हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यहाँ पर तथ्यों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे इस ग्रंथ को, 1986 में उन्होंने लिखा है, और इस ग्रंथ के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, कोई बता सकता है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान। ठीक है, वेरी गुड, व्यास सम्मान इनके लिए इन्हें दिया गया। और इस ग्रंथ में आप देखते हैं ये संवेदना के विकास को पहचानने का प्रयास इसमें करते हैं। यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी आपको नहीं मिलेगी कि कौन सी रचना किस कवि ने किस समय में की, ठीक है। वो ये देखना चाह रहे थे केवल कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जहाँ से शुरू होता है और आज तक जो साहित्य में मनुष्य की संवेदना है वो किस तरह से व्यक्त हुई है। एक बहुत रोचक
किताब है और जो साक्षात्कार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस किताब का सहारा लेना चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम आता है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी बड़ी चर्चा होती है। इसमें इन्होंने नई मान्यताएं, जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी से अलग हट करके कुछ नई मान्यताएं देते हैं, ऐसे ही बच्चन सिंह जी ने कुछ नई मान्यताएं इस ग्रंथ में दी हैं और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ये पढ़ना चाहिए जब उनके पास समय हो। विश्वनाथ त्रिपाठी जी, कुछ रचनाएं मैंने अब ऐसी शामिल कर ली हैं जो केवल एक एक पंक्ति में आपको याद रखने की हैं और आपको पढ़ने के उद्देश्य से भी ये अच्छी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये बिल्कुल छोटी सी किताब है और विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए, आप लोगों के पास भी होनी चाहिए और बड़े छोटे से 150-60 पन्नों में इन्होंने इतिहास को बताने का प्रयास किया है। शिव कुमार शर्मा का जो ये ग्रंथ है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, ये ग्रंथ बड़ा भारी भरकम ग्रंथ है और गणपति चंद्र गुप्त जी जो इनके गुरु थे उनको समर्पित करते हुए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और गणपति चंद्र गुप्त जी के वैज्ञानिक इतिहास से प्रेरित ग्रंथ है और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां, ठीक है, बिंदुवार तरीके से समझाते हुए, उस काल की जो परिस्थितियां हैं उनको समझाते हुए और एमए और बीए के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये परीक्षा देने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पुस्तक है और प्रत्येक बिंदुवार तरीके से इसमें, जैसे परीक्षा में हमें उत्तर लिखने पड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। बहुत अच्छी और बड़ी भारी भरकम सी किताब है। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। इस आधा इतिहास का मतलब है इसमें केवल महिला रचनाकारों को शामिल किया गया है, ठीक है, महिला रचनाकार जो भी हैं उनको शामिल करते हुए इन्होंने अपना ये ग्रंथ लिखा है। मतलब आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास उठाएंगे, आप नगेंद्र जी का इतिहास उठाएंगे तो वहाँ आधुनिक काल से पहले कोई महिला दिखाई नहीं देती है और आधुनिक काल में आकर के भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व, महिला साहित्यकारों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला है। तो सुमन राजे ने उस कमी को पूरा करने का प्रयास अपनी तरफ से किया है और महिला रचनाकारों को ढूंढ ढूंढ करके इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में रख दिया है। वासुदेव सिंह का ग्रंथ कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हिंदी साहित्य का उद्भव काल। नीलाभ नाम के एक रचनाकार हुए हैं। नीलाभ की कुछ रचनाएं आपने पढ़ी होंगी। नीलकांत का सफ़र किसी ने पढ़ी हो तो ये कहानीकार भी हैं, कथाकार हैं विशेष रूप से। इन्होंने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नीरजा माधव जो है वो भी नारियों को महत्व दे रही हैं और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो नारियों को केंद्र में रख करके 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, नीरजा माधव का और सुमन राजे का। और इसके अलावा जो रचनाएं हैं मैंने आपको बताया कि कौन सी महत्वपूर्ण हैं कौन सी नहीं है, उस दृष्टिकोण से आप इनको याद कर लीजिएगा। और सन संवत बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है और जो किसी एक रचना के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी वो मैंने आपको बताई हैं। आज की कक्षा में हम थोड़ा सा आगे 5-7 मिनट की चर्चा और है, उसको और करेंगे। हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के संबंध में विद्वानों के क्या मत रहे हैं। अभी तक जब हम पढ़ते हुए आए तो उस समय हमारी थोड़ी सी एक समझ बन गई होगी कि कौन कौन से काल हैं और उनके कौन कौन से जो इतिहासकार हैं जिन्होंने उन कालों के क्या क्या नाम दिए हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा विश्लेषण हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसे हम यहाँ पर प्रारंभिक काल कह रहे हैं, जैसे आदिकाल कहा गया है, वीर गाथा काल कहा गया है, चारण काल कहा गया है, तो वो किन किन लोगों ने किस भावना से, किस मनोभाव से वो नाम रखे हैं, उन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे एक एक पंक्ति में। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। आप जानते हैं कि ये रासो साहित्य को महत्व देते हैं। इस काल के वीरता पूर्ण चरित्र को केंद्र में रख करके लिखे गए रासो ग्रंथों की प्राप्ति और उसकी उपलब्धता, उनकी प्रसिद्धि के आधार पर ये इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। हालांकि जो इन्होंने जो ये ग्रंथ बताए 12 ग्रंथ, उसमें से बहुत सारे अप्रामाणिक सिद्ध हो गए, बहुत सारे बाद के ग्रंथ सिद्ध हो गए, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो वीरता से संबंधित नहीं है, इसीलिए ये नाम जरा थोड़ा सा विवादास्पद है और इसको बहुत लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ग्रियर्सन और एफिके ने चारण काल नाम दिया। आप जानते हैं कि वीरतापूर्ण जो ग्रंथ लिखे
वो किन्होंने लिखे? वो चारण कवियों ने लिखे। तो उन चारण कवियों को महत्व देते हुए ग्रियर्सन और एफिके ने चारण काल नाम दिया है आदिकाल का। रामकुमार वर्मा ने भी जो उत्तरार्ध है आदिकाल का उसको ये चारण काल कहते हैं और पूर्वार्ध को ये संधि काल कहते हैं। और संधि काल का जो उद्देश्य है वो दो भाषाओं की संधि इनको दिखाई देती है, हिंदी और अपभ्रंश की। जहां इनको हिंदी और अपभ्रंश की संधि दिखाई दी है जिन रचनाओं में, उनको इन्होंने संधि काल में शामिल किया है और बाद में जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उनको इन्होंने चारण काल में शामिल किया है। तो इस तरह से एक और तो भाषा के आधार पर और दूसरा रचनाकारों के आधार पर इन्होंने नामकरण किया है और हिंदी साहित्य के आदिकाल को दो भागों में इन्होंने बांटा मोटे मोटे रूप से। राहुल सांकृत्यायन देखिए, एक तरफ क्योंकि ये स्वयं बौद्ध थे, आप जानते ही हैं बौद्ध ग्रंथों में इनकी बड़ी रुचि थी, स्वयं बौद्ध धर्म का को इन्होंने स्वीकार किया था, तो सिद्ध साहित्य की खोज में भी इनकी बड़ी रुचि थी। तो इसीलिए आदिकाल में इन्होंने सिद्धों को बड़ा महत्व दिया है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सामंतों को महत्व दिया है। अब आप कहेंगे ये सामंत कौन है? चारण तो समझ में आ गई बात। तो ये सामंत वो सामंत हैं, वो राजा हैं जिनके दरबार में चारण रहा करते थे और रासो काव्य लिखे इन्होंने इन सामंतों की स्तुति करते हुए। तो आप देखें कि चारण जो हैं वो तो कवि हैं और सामंत उनके आश्रयदाता हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, मैंने अनेक बार ये प्रश्न देखा है परीक्षाओं में, वो इस तरह से पूछा जाता है कि जो आदिकाल के जो नाम हैं इनके संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है और वहां पर ये अंकित किया जाता है कि सिद्ध जो हैं वो तो रचनाकार हैं और सामंत जो हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है। किसके प्रेरणा स्रोत हैं? वो चारणों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो उन्होंने रासो ग्रंथों की रचना के लिए, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने रचनाएं की रासो काव्यों की। तो चारणों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सामंत और सिद्ध जो हैं वो रचनाकार हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग आधारों को इन्होंने केंद्र में रख करके एक नाम बनाया है जो बहुत ज्यादा उचित नहीं जान पड़ता है। और जब नाम रखना ही था तो चारण काल ही रख लेते, क्योंकि कम से कम वो रचनाकार तो थे, सामंत तो कोई रचनाकार भी नहीं थे, केवल उन चारणों को आश्रय देने वाले राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। बीज वपन का मतलब होता है बीज बोना। तो ये मानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल तक जो हमें हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं उनके बीज इसी काल में बोए गए हैं। इस आधार पर उन्होंने इस काल को बीज वपन काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? देखिए, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, लेकिन परीक्षा में कई बार प्रारंभिक काल नाम भी पूछ लिया जाता है और उसको सही भी मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इनके ग्रंथ को, मिश्र बंधु विनोद मैंने बहुत अच्छे से देखा, उसमें मुझे आरंभिक काल नाम मिलता है, लेकिन परीक्षा में प्रारंभिक काल को भी सही माना जाता है। दोनों आ जाएं तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों आ जाएंगे तो फिर या तो इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ बोनस अंक इनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें स्पष्ट उल्लेख है आरंभिक काल के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। उन्होंने ये बात कही कि आदिकाल नाम एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। यद्यपि आदिकाल नाम एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है कि इस काल के जो कवि थे वो आदिम मनोभावों से युक्त कवि थे। आदिम मनोभाव मतलब जहां सभ्यता नहीं है, जहां पर लोग जंगलों में रहते हैं, जहां पर पेड़ों पर रहते हैं, जहां पर जंगल में शिकार करके खाना खाते हैं, ऐसा लगता है आदि मानव, ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब ये आदिकाल नाम दिया तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की पहले कि ऐसा लगता है कि जो पहली बार आदिकाल नाम सुनेगा उसको लगेगा कहीं ये आदि मानवों की बात तो नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नाम एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये काल जो है वो पूरी तरह से सचेत, जागरूक, परंपरा प्रेमी और रूढ़िग्रस्त कवियों का काल है। मतलब पूरी तरह से वो सचेत थे कवि, ऐसे नहीं है कि जंगलों में रहते थे, जागरूक थे, परंपराओं से प्रेम करते थे और रूढ़िग्रस्त थे कि मतलब है पुरानी जितनी भी काव्य रूढ़ियां थी उनका पालन अपने साहित्य में करने वाले कवि थे। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो आदिकाल नाम बुरा नहीं है, ऐसा उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने
हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में लिखा है। तो आदिकाल नाम बुरा नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा आदिकाल नाम से खुद भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आप देखिए कितना चमत्कार है कि आदिकाल नाम आज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो चलते हैं आगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कह रहे हैं, देखें। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को वीर काल कह रहे हैं, और वीर काल नाम कोई नया नाम नहीं है, ऐसा नाम तो शुक्ल जी भी दे चुके थे, वीर गाथा काल। तो संभवतः आधार भी वही रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा रोचक बनाने का प्रयास किया है, छोटा नाम बनाने का प्रयास किया है, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल कहते हैं इसको, क्योंकि इस काल में आप देखते हैं भाषा के स्तर पर अपभ्रंश और हिंदी का संक्रमण है, संस्कृतियों के स्तर पर हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संक्रमण है, और काव्य रूढ़ियों के आधार पर भी तमाम तरह की जो भाषाएं हैं उनकी काव्य रूढ़ियों का भी संक्रमण हमें देखने को मिलता है। कहीं प्रबंध और मुक्तक का संक्रमण है, कहीं लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य का संक्रमण है। तो तमाम तरह के संक्रमण आदिकाल में हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्होंने हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल नाम देने का प्रयास किया है, लेकिन ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा, बच्चन सिंह और गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल कहा है। क्यों कहा है? बहुत स्पष्ट है कि इस काल की जितनी भी रचनाएं हैं उनके ऊपर, या ज़्यादा जो रचनाएं हैं उनके ऊपर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल कहते हैं, क्योंकि इस काल की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर अप्रामाणिक रचनाएं हैं। पता नहीं है कि वो रचनाएं वास्तव में उस तरीके से लिखी भी गई थी या नहीं लिखी गई थी। क्षेपक अधिक मिलते हैं। क्षेपक मतलब बाद में चीज़ें जोड़ दी गई हैं रचनाओं में, जो इन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध कर देती हैं। तो इसीलिए इन्होंने अंधकार काल नाम कहा है कि ये काल जो है प्रामाणिक रचनाओं की दृष्टि से अंधकार युक्त है। गणपति चंद्र गुप्त, जिस आधार पर कमल कुलश्रेष्ठ इसे अंधकार काल कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त इस काल को शून्य काल कह देते हैं। वो कहते हैं कि प्रारंभिक काल से पहले की जो समय है, यानी कि 1184 से जो पहले का समय है, वो हिंदी साहित्य में शून्य काल कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रामाणिक रचनाओं का अभाव है, शून्यता है। ठीक है, तो कहते तो ये प्रारंभिक काल है आदिकाल को, लेकिन आदिकाल से पहले का जो समय है, यानी कि 1184 से पहले का जो समय है, उसको ये शून्य काल कह देते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काल कहते हैं, मतलब वीर गाथा जहां होगी वहां पर जय घोष होगा। तो चारण कवि जो है वो जय जयकार कर रहे थे इस काल में अपने राजाओं की, इसीलिए इन्होंने जय काल कहा है। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। आप जानते हैं कि आधार का मतलब होता है नींव, और नींव जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की वो आदिकाल में ही है, इसीलिए उन्होंने इसे आधार काल कहा है। नया नाम बनाने की कोशिश की है लेकिन प्रचलित नहीं हुआ। वासुदेव सिंह इसे उद्भव काल कहते हैं। उद्भव का मतलब भी होता है उत्पन्न होना, तो साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वो यहीं से उत्पन्न मानते हैं, इसीलिए इसको उद्भव काल कह देते हैं। मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में बहुत ज़्यादा कोई विवाद नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल कहा है। पीछे के मतलब, और ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे भक्ति काल के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ लोगों ने इसे मध्यकाल या माध्यमिक काल कहने का प्रयास किया है, इससे बचने के लिए कि किसी एक प्रवृत्ति मूलक नाम का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि अगर एक प्रवृत्ति की बात करेंगे तो दूसरी प्रवृत्तियां उपेक्षित हो जाती हैं, इसीलिए इन्होंने सामान्य विकासवादी नाम का प्रयोग किया है, माध्यमिक नाम, माध्यमिक काल। और रामविलास शर्मा इस काल को लोक जागरण काल कहते हैं। आप जानते हैं रामविलास शर्मा प्रगतिवादी चिंतक हैं, प्रगतिवादी साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, इसीलिए वो लोक के जागरण को बहुत महत्व देते हैं। और आप जानते हैं कि आदिकाल में जो साहित्य है वो लोक के जागरण का काल नहीं है, ज़्यादातर राजाओं की प्रशंसा में समय निकला है, श्रृंगार की बात हो रही थी, लेकिन जनता जो थी वो साहित्य के केंद्र में नहीं थी। भक्ति काल में आकर के जो समाज है, लोग है, लोगों की चिंता है, पीड़ा है, दुख है, वो केंद्र में आ गया, इसीलिए वो इस काल को लोक जागरण काल कहना उचित समझते हैं। रीति काल की बात करते हैं। ग्रियर्सन ने इस काल को सबसे पहले रीति काव्य नाम दिया, ये बात आप जानते ही हैं, पूर्व में बात हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसी नाम को स्वीकार किया है, लेकिन वो कहते हैं एक जगह कि यदि कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी श्रृंगार काल नाम से भी संतुष्ट हैं, और वो ये मानते हैं कि जितने भी रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, या रीति काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, या ज़्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और नगेंद्र जी ने भी ऐसा कहा है एक जगह पर कि सांचा चाहे जैसा रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही है। ठीक है, तो सांचा कैसा भी हो, सांचा बड़ा हो, छोटा हो, ठीक है, तिकोना हो, चौकोना हो, कैसा भी सांचा हो, यदि उसमें एक ही तरह का सामान डाल दें, तो मान लीजिए हम उसमें बिस्कुट बनाने का
सामान डाल दें तो वो बिस्कुट का जो स्वाद है वो नहीं बदलेगा, सांचे में उसका आकार तो बदल जाएगा लेकिन स्वाद नहीं बदलेगा। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि रीति काल में चाहे रीति मुक्त काव्य धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीति सिद्ध काव्य धारा है, उसमें श्रृंगार ग्रंथों की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसी आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उसे श्रृंगार काल कहते हैं, और ये श्रृंगार काल नाम देने का जो श्रेय है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मिश्र बंधुओं ने अलंकारों को महत्व दिया है, ठीक है, उन्होंने रस को महत्व दिया है, इन्होंने अलंकारों को महत्व दिया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और अलंकारों को, अलंकार जो हैं वो वास्तव में बाहरी साज सज्जा के उपकरण मात्र हैं, ये बात ध्यान रखिए। रस जो है उसकी आत्मा है, और ये बाहरी जो अलंकरण की जो वस्तुएं हैं उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा उचित नाम नहीं है। रमाशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कला काल कहते हैं। आप जानते हैं कि कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इस काल में भाव पक्ष की सुंदर कविताएं इतनी नहीं मिलती जितनी की कलात्मक रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। तो कला पक्ष को ज्यादा महत्व देने के कारण रमाशंकर शुक्ल रसाल इसको कला काल कहते हैं। भगीरथ मिश्र इसमें संतुलन बैठाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि रीति और श्रृंगार काल कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये रीति को भी महत्व देते हैं, श्रृंगार को भी महत्व देते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आधुनिक काल के संबंध में भी कोई बहुत ज्यादा विवाद देखने को नहीं मिलता है। या तो आधुनिक काल कह दिया गया है या शुक्ल जी का नाम जो गद्य काल है उसको स्वीकार कर लिया गया है। मिश्र बंधु ने इसको वर्तमान काल कहा है। गद्य काल कहने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था उनका, या बड़ा एक कारण था, बड़ा तर्क था रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि वो मानते थे कि रीति काल तक जो साहित्य मिलता है उसमें आप देखें कि गद्य है ही नहीं, सिर्फ काव्य मिलता है, पद्य मिलता है, गद्य नहीं है। और है तो कहीं छोटा मोटा, कहीं छुपा लुका छुपा था। लेकिन बाद में जब छापेखानी का आविष्कार हो गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया, और चिंतन शक्ति जो है अंग्रेजी साहित्य के और अंग्रेजी ग्रंथों के प्रभाव से जो चिंतन शक्ति है मनुष्य की वो बढ़ गई, तो उनको गद्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्योंकि जो बुद्धि है वो गद्य का आविष्कार करती है और हृदय जो है वो कविता का आविष्कार करता है। तो हृदय तो पहले से संपन्न था हमारा भारत में, लेकिन चिंतना शक्ति जो है वो अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई आंदोलनों में, उसमें हमारी चिंतना शक्ति बहुत बढ़ गई और उसके लिए गद्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इस काल का जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो है गद्य का प्रादुर्भाव, ठीक है। तो इसीलिए वो इस काल को गद्य काल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक का मतलब होता है नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण विकसित होना। इहलौकिक दृष्टिकोण जब विकसित होता है तो उसमें मनुष्य केंद्र में आ जाता है, ठीक है, ईश्वर केंद्र में नहीं है। इससे पहले आप देखें कि इस आधुनिक काल से पहले की जो रचनाएं हैं उसमें या तो कल्पनाएं हैं या दर्शन है, अध्यात्म है, लेकिन मनुष्य की जो सामाजिक जीवन है, मनुष्य की जो व्यक्तिगत पीड़ा है, वो साहित्य के केंद्र में नहीं थी। इसीलिए इस दृष्टिकोण का विकास होता है आधुनिक काल में। नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इहलोक का मतलब इस लोक का, मतलब यथार्थ जो समस्याएं हैं जीवन की उनसे परिचय मिलता है साहित्य में। और इस तरह से इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आधुनिक काल कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने फिर से एक सामान्य विकासवादी नाम का प्रयोग किया है, वर्तमान काल। हम जब भी 50 साल बाद भी और 100 साल बाद भी और 1000 साल बाद भी जब हम कहीं पहुंचेंगे तो हम उस काल को भी वर्तमान काल कहेंगे। तो ये नाम उतना उचित नहीं जान पड़ता है। तो यहाँ हमारी कक्षा संपन्न होती है आज की। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। आज की कक्षा से आपको अवश्य ही लाभ हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कक्षा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।